नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सेना पक्षियों से हार सकती है? नहीं ना? तो आज हम आपको बताने वाले हैं 1932 में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक अजीबोगरीब युद्ध के बारे में, जिसे महान एमू युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह क्या था? क्यों हुआ यह युद्ध? क्या हुआ युद्ध में? युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध से क्या सीख मिलती है? चैप्टर 1, महान एमू युद्ध। जब ऑस्ट्रेलियाई सेना उड़नहीन पक्षियों से हार गई थी, ये कहानी है 1932 में हुआ महान एमू युद्ध की, जो ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक अजीबोगरीब घटना थी, जिसमें सेना ने उड़ानहीन एमू पक्षियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हार भी गई थी। सबसे पहले जानते हैं एमू क्या है। ऑस्ट्रेलिया का एक विशालकाय उड़ान भरने में असमर्थ पक्षी है, मतलब कि जो उड़ नहीं सकता। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें हमेशा राष्ट्रीय पहचान के प्यारे प्रतीक के रूप में नहीं देखा गया। पहले के समय में किसानों के लिए ये पक्षी कीट माने जाते थे, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। 1932 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कठोर कदम उठाते हुए सेना को बुलाया। यही घटना महान एमू युद्ध के नाम से जानी जाती है। महान एमू युद्ध की कहानी प्रथम विश्व युद्ध और युद्ध से लौटने वाले सैनिकों से जुड़ी हुई है। चैप्टर 2, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें हुए ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की संख्या दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों से भी अधिक थी। गैलीपोली अभियान ऑस्ट्रेलिया के लिए दुखद घटना और भारी नुकसान का प्रतीक था। गैलीपोली अभियान प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था, जो अप्रैल 1915 से जनवरी 1916 तक चला था। यह अभियान तुर्की के गैलीपोली प्रायद्वीप पर लड़ा गया था और ऑस्ट्रेलियाई स्मृति में उसी तरह याद की जाती है, जैसे ब्रिटेन या फ्रांस में सोमवे को याद किया जाता है। युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 लोग हताहत हुए, जिनमें से 61,519 लोग मारे गए या अपने घावों से मर गए। 50 लाख से भी कम आबादी वाले देश के लिए यह एक विनाशकारी क्षति थी। कई सैनिक भयानक और कमजोर करने वाले घावों के साथ घर लौटे, जिसके कारण उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध से लौट रहे सैनिकों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया निराशाजनक थी। इन घायल नायकों को, जिन्होंने खौफनाक परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन बदले में सरकार ने उचित सहायता या सम्मान नहीं दिया गया। गैलीपोली की वास्तविकता जनता के सामने आने के बाद सरकार दबाव में आकर कार्रवाई करने लगी। इस दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक योजना तैयार की, जिसमें सैनिकों की मदद करने और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को खिलाने का लक्ष्य रखा गया था। ग्रामीण इलाकों को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया और सैनिकों को किसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हजारों लोगों ने इस अवसर का स्वागत किया, लेकिन यह योजना शुरुआत से ही विफल साबित हुई, जिसका कारण था खराब मिट्टी। अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी अनुपजाऊ थी, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया था। कीटों का प्रकोप, फसलों को कीड़ों से लगातार खतरा था, जिससे पैदावार कम हो गई थी। अनुभवहीनता, इन सैनिकों में से अधिकांश के पास खेती का कोई अनुभव नहीं था, जिसके कारण कृषि तकनीकों का अभाव था। काम जामिन 10 एकड़ के आसपास के छोटे भूखंड परिवारों का भरण पोषण करने या लाभ कमाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन चुनौतियों के बावजूद हजारों सैनिक देश भर में इन बस्तियों में बस गए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जहां गेहूं की खेती के लिए जलवायु अधिक अनुकूल थी, लगभग 5,000 सैनिकों ने निवास स्थान बनाया, लेकिन यहां भी उन्हें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। चैप्टर 3, दयनीय परिस्थितियों ने ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी परिणाम लाए, जिनमें शामिल हैं शराबखोरी और आत्महत्या में वृद्धि। निराशा और बेबसी के माहौल में लोग शराबखोरी और आत्महत्या जैसी हानिकारक गतिविधियों का सहारा लेने लगे। गेहूं की कीमतों में गिरावट, पूरे दशक में गेहूं, जो ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु थी, उसकी कीमतों में लगातार गिरावट आई। 1929 की शेयर बाजार की दुर्घटना का भारी प्रभाव। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और ऑस्ट्रेलिया, जो उस समय बड़े पैमाने पर निर्यात पर निर्भर था, उससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। बेरोजगारी में भारी वृद्धि, गेहूं की कीमतों में गिरावट और वैश्विक मंदी के संयुक्त प्रभाव ने ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी दर 32% तक बढ़ा दी, जिससे व्यापक आर्थिक कष्ट हुआ। सूखा का प्रहार, इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया
जिसने पहले से ही कमजोर किसानों को तबाह कर दिया। बहुत से लोग अपनी आजीविका खो बैठे और उन्हें अपने घरों को छोड़कर ने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री जेम्स स्क्लिन ने किसानों की मदद के लिए सब्सिडी देने का वादा किया, लेकिन 1931 में उन्होंने फसल के मौसम के बीच में ही अपना वादा वापस ले लिया। इससे किसानों में भारी रोष फैल गया और स्क्लिन की सरकार को 1932 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नए प्रधानमंत्री जोसेफ लियोन्स ने चुनाव प्रचार के दौरान सब्सिडी फिर से शुरू करने का वादा किया। हालांकि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद तुरंत ही अपना वादा तोड़ दिया, जिससे किसानों में और भी अधिक नाराजगी फैल गई। चैप्टर 4। ऑस्ट्रेलियाई लोगों और एमू के बीच का रिश्ता जटिल और समय के साथ बदलता रहा है। कभी कभी उन्हें कीट माना जाता था, तो कभी गर्व का विषय बनने वाले वन्यजीव। एमू को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अस्थिर मूड का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें कीट से बचने वाले पक्षी और फिर कीड़े के रूप में वर्गीकृत किया। 20,000 से अधिक भूखे और प्यासे एमू भोजन और पानी की तलाश में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कृषि क्षेत्रों में घुस आए। चैंडलर और वालगोलन के आसपास की फसलों और संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ। 1918 में एमू के बड़े झुंडों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खेतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वे फसलों को नष्ट कर रहे थे और किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए थे। 1922 तक एमू को संरक्षित प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया और उन्हें शिकार के लिए खोल दिया गया। स्थानीय किसानों ने हथियार उठा लिए और एमू को अपनी फसलों से दूर रखने की कोशिश करने लगे। उन्होंने गोलीबारी, बाड़ लगाने और जाल बिछाने सहित कई तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन एमू बहुत चतुर और तेज थे। वे आसानी से गोलियों से बच सकते थे और बाड़ को पार कर सकते थे। वे बड़े झुंडों में भी घूमते थे, जिससे उन्हें हराना और भी मुश्किल हो जाता था। एमू हालांकि कई समस्याओं में से एक था जिसने 1920 के दशक के मध्य में कृषि योजना को विफल कर दिया था। खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों किसानों को भोजन की कमी, कठिनाइयों और गरीबी का सामना करना पड़ा। चैप्टर 5। ऑपरेशन की शुरुआत। किसानों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जॉर्ज पियर्स ने 3 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। मेजर ग्विनेड पुरवेस विने ऑम्ब्रे मेरेडिथ को ऑपरेशन की कमान सौंपी गई थी। उनके साथ सार्जेंट एस मैकमरे और गनर जे ओ हेलोरन भी थे। एक फॉक्स मूवीटोन सिनेमैटोग्राफर भी टीम के साथ था, जो इस आसान जीत को रिकॉर्ड करने गया था। पहली लड़ाई 2 नवंबर 1932 को महान एमू युद्ध शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने एमू के झुंड को देखा और उन्हें घेरने का प्रयास किया, जिसमें स्थानीय किसानों ने भी मदद की। लेकिन एमू की उम्मीद के विपरीत वे एक साथ नहीं रहे और बिखर गए, जिससे सैनिकों के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो गया। दिन के अंत में एक छोटे से झुंड का सामना करने के बाद भी सैनिक सफल नहीं हुए। दूसरी लड़ाई 2 दिन बाद मेरेडिथ और उनकी टीम ने पास के एक बांध पर घात लगाने की योजना बनाई। उन्होंने 1000 एमू के झुंड के पानी पीने का इंतजार किया। जब झुंड बांध पर पहुंचा तो सैनिकों ने गोलियां चला दीं, लेकिन कुछ राउंड के बाद लुइस मशीन गन जाम हो गई और एमू आखिर में कम जनहानि के साथ भागने में सफल रहे। एमू के नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि जानवर अपने घावों से मरने से पहले भाग जाते थे। तीसरे दिन तक केवल 30 एमू मारे गए थे, जो 20,000 एमू सैनिकों की सेना के लिए बहुत कम संख्या थी। पिछले कुछ दिनों में एमू युद्ध में सीमित सफलता ही हासिल हुई थी। एमुओं ने चालाकी दिखाते हुए खतरे का जवाब दिया और छोटे छोटे समूहों में बंट गए। प्रत्येक समूह में एक चौकीदार एमू आसपास के खतरों पर नजर रखता था, जबकि बाकी समूह फसलों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते थे। मेजर मेरेडिथ और उनके सैनिकों ने अपनी लुइस मशीन गन को एक ट्रक के पीछे लगाकर उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन यह रणनीति असफल रही, क्योंकि उबड़-खाबड़ जमीन पर ट्रक गति नहीं पकड़ पा रहा था और बंदूक को सटीक रूप से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय किसानों ने भी ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की मदद की। उन्होंने एमुओं को घेरने और उन्हें फंसाने की कोशिश की। एक ट्रक का उपयोग करके भी पक्षियों को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन एक हास्यास्पद घटना में एक एमू का सिर ट्रक के स्टीयरिंग व्हील में फंस गया, जिससे ड्राइवर घबरा गया और उसने ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। 8 नवंबर, खराब प्रदर्शन और नकारात्मक प्रचार के कारण मेजर मेरिट और उनकी टीम को वापस बुला लिया गया। रिपोर्टों में 300 एमू के मारे जाने का अनुमान लगाया गया। एमू का हमला जारी रहा
जिसके कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर जेम्स मिशेल ने सेना को फिर से तैनात करने की मांग की। 13 नवंबर, मेरिट और उनकी टीम को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वापस भेजा गया। एक हफ्ते में 100 एमू के मारे जाने का दावा किया गया। मशीनगनों से ईमू के झुंड को आसानी से खत्म करने की कल्पना जल्द ही धुंधली पड़ गई। ईमू ने कुशलतापूर्वक गुरिल्ला रणनीति अपनाई, जिससे सैनिकों के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप 1 महीने के संघर्ष के बाद सैनिकों को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। ईमू का विरोध जारी रहा। भले ही सेना ने हजारों ईमू को मार गिराया, लेकिन समस्या बनी रही। ईमू ने फसलों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा, जिसके कारण किसानों ने 1934 और 1943 और 1948 में फिर से सरकारी सहायता की मांग की। दुर्भाग्य से उन्हें हर बार निराशा का सामना करना पड़ा। चैप्टर 6, तार की ऊंची दीवार के साथ युद्ध की समापत्ति। बाद में किसानों ने दीवारें बनानी शुरू की और तार की ऊंची दीवार बनाई गई। आखिरकार तार की ऊंची दीवार का निर्माण था, जिसने एमू की समस्या का समाधान किया। ऊंचे और मजबूत दीवार ने ईमू को खेतों से दूर रखा, जिससे किसानों को राहत मिली। 1999 में एमू को संरक्षित प्रजाति घोषित किए जाने के साथ ही युद्ध विराम लागू हो गया। ग्रेट एमू युद्ध ने ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक अनोखी जगह बना ली है। यह हार और अप्रत्याशित परिणामों की कहानी है। युद्ध ने हास्य और मनोरंजन का स्रोत भी बनकर लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों और लोक कथाओं में देखा जा सकता है। यह युद्ध हमें प्रकृति की शक्ति और अचानक परिस्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता की याद दिलाता है। हालांकि युद्ध के पीछे हजारों किसानों की पीड़ा थी, जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी और बेसहारा हो गए। यह एक गंभीर मामला था और कई लोग बेघर हो गए और जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। ग्रेट एमू युद्ध ऑस्ट्रेलियाई इतिहास की एक जटिल घटना है। यह हास्य और दुख दोनों का मिश्रण है और यह देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ हमेशा सम्मान से पेश आना चाहिए। भले ही हम इंसान कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति हमेशा हमें चौंका सकती है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।